जो आज का टॉपिक है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी इज बेस फॉर क्लाउड फॉर्मेशन। जितनी भी क्लाउड एक्टिविटीज इंक्लूडिंग फॉग, मिस्ट, सर्दियाँ आ गई है, कोहरा, कुहासा, फॉग एंड मिस्ट, ये सब चीज़ क्या है। कई बार आप सुबह पार्क में जाओ तो घास के ऊपर छोटी छोटी पानी की बूंदें आ जाती हैं, ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर ओवर लीव्स ऑफ ग्रास एंड अदर प्लांट्स। वो ड्यू, ओस जिसे कह रहे हैं, ये जो फॉर्मेशन है ना, ये ह्यूमिडिटी जो टॉपिक है वहां से निकल के आता है। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी मीन्स आर्द्रता। नो, अगर मैं इसकी मीनिंग की ही बात करूं, व्हाट मीनिंग, ह्यूमिडिटी मीन्स वाटर वेपर्स present in the air। इस रूम के अंदर जो एयर है ना, उसमें कितनी वाटर वेपर्स प्रेजेंट हैं, ह्यूमिडिटी इसके बारे में बात करती है। और इसको मेजर करने के लिए अगर मैं बात करूं कि कोई इंस्ट्रूमेंट है क्या, इंस्ट्रूमेंट विच मेजर्स ह्यूमिडिटी, देन इट इज हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर, हाँ, हाइग्रोमीटर, इट मेजर्स द ह्यूमिडिटी। तो ये इंस्ट्रूमेंट है। और ह्यूमिडिटी मीन्स हो गया वाटर वेपर कितनी मात्रा में प्रेजेंट है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट टाइप्स, ये तो हो गया मीनिंग, दिस इज मीनिंग। नाउ वी टॉक अबाउट टाइप्स, तो तीन टाइप हैं इसके। फर्स्ट वन इज एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, सेकेंड वन इज स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, एंड द थर्ड वन इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये तीन यहां पर अलग अलग चीजों को मेजर करने के लिए ह्यूमिडिटी के टाइप। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी बात करता है कि कोई जो एयर है, जैसे इस रूम में जो एयर है, सी साइड भी पढ़ रहे हो तो मैंने आपको क्या बताया, मेंसुरेशन चल ही रहा है। मैं अगर इस रूम के अंदर फिल्ड एयर को कैलकुलेट करना चाहता हूं, देन इट मींस क्या है, वॉल्यूम। इट मींस इसके जो वॉल्यूम में, इस रूम के वॉल्यूम में कितनी वाटर वेपर्स प्रेजेंट हैं, ये बात जब कैलकुलेट होगी, देन एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। इसका मतलब क्या हुआ, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, एक ये हो गया टाइप्स में। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, और इधर आ गया रिलेटिव। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी मींस amount of water vapor
या इसको इस तरीके से लिखो, वेट, वेट ऑफ वाटर वेपर इन ग्राम, वेट को हमेशा ग्राम में मेजर करेंगे, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर, और ये इसको नापते हैं मीटर क्यूब में। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी मींस वेट ऑफ वाटर वेपर इन ग्राम पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर, दैट इज मीटर क्यूब। इट मींस अगर मैं इसको इसकी यूनिट्स की बात करूं तो यूनिट क्या हो जाएगा, ग्राम पर मीटर क्यूब। इसकी यूनिट क्या होगा यहां पर, यूनिट ग्राम पर मीटर क्यूब, ये इसकी यहां पर यूनिट है ना। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी मींस mass of water vapors in gram per unit kilogram of air, कि 1 किलोग्राम एयर में कितने ग्राम वाटर वेपर है। इट मींस इसकी यूनिट कितनी हो जाएगी, ग्राम पर किलोग्राम, दिस इज द यूनिट। अब आते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे। रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव से क्या समझ में आता है वो बताओ। रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव जुड़ा हुआ। जब हम बात कर रहे हैं रिलेटिव स्पीड, कि तुम जा रहे हो, बस जा रही है, या तुम मान लो ट्रेन में बैठे हुए हो और एक कार जा रही है या पेड़ खड़े हुए हैं, तो तुम्हें लगता है कि पेड़ पीछे भाग रहे हैं, लगता है। यहां पर रिलेटिव मींस कंपैरिजन देखा जाता है। तो कंपैरिजन की जब हम बात करेंगे, इसका मतलब है कि इस कमरे के अंदर जितनी भी एयर फिल है ना, उसमें कितना परसेंट मॉइस्चर कंटेंट भरा हुआ है, मतलब इस वॉल्यूम का कितना भाग वाटर वेपर्स ने ऑक्यूपाई कर रखा है, दिस इज रिलेटिव। ठीक है, इट मींस जब हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात करते हैं तो यहां क्या आ जाएगा, परसेंटेज मॉइस्चर कंटेंट इन एयर, और ये भी कोई एक फिक्स टेम्परेचर होगा, एट फिक्स और सर्टेन, एक निश्चित टेम्परेचर पर, टेम्परेचर। तो परसेंटेज मॉइस्चर कंटेंट इन एयर और एटमॉस्फेयर, दिस इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तीनों में क्या डिफरेंस समझ में आया? इसमें देखो फिर से समझो, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी मींस ये कह रहा है कि एक जो ये वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम की यूनिट होती है मीटर क्यूब, L इंटू बी इंटू एच, मीटर 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 क्यूब। इस वॉल्यूम के अंदर जितनी भी वाटर वेपर्स प्रेजेंट हैं उनका वेट, कितना पानी ग्राम में मौजूद है इस एयर में। जब ये बात हो रही है, इसका मतलब आप एब्सोल्युटली वाटर वेपर्स को चेक कर रहे हो कि कितने पानी, मतलब पूरा इसमें से पानी निकाल लिया जाए, और जैसे एसी है ना, पानी इसको बाहर निकालता है,
वो पानी निकाल लिया जाए, चेक किया जाए कितने ग्राम था। तो ये एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कि इसके अंदर, इस रूम के अंदर कितनी ग्राम वाटर वेपर्स प्रेजेंट थी उसको नाप लिया, दिस इज एब्सोल्यूट, मींस उसी पॉइंट के ऊपर बात कर रहा है। ठीक है। सेकेंड थिंग इज स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, हिंदी में बोलते हैं विशिष्ट आर्द्रता। मास ऑफ वाटर वेपर ग्राम इन ग्राम पर यूनिट किलोग्राम ऑफ एयर। अब मान लीजिए मैं इस वॉल्यूम, इसकी बात नहीं कर रहा कि इसके पूरे वॉल्यूम में, मैं इसमें कहूं कि 1 किलोग्राम एयर इसमें से निकाली, एक बैलून लेके आया, एक बैग लेके आया, उसके अंदर 1 किलोग्राम एयर इस रूम की मैंने फिल करी और ले जाके लेबोरेटरी में मैंने टेस्ट किया कि इस 1 किलोग्राम एयर में कितने ग्राम वाटर वेपर है। दिस इज स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। आ गई बात समझ में। तीसरी चीज हो जाती है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब है कि इसके अंदर, इस वॉल्यूम के अंदर, इस एयर और एटमॉस्फेयर, इसको एटमॉस्फेयर भी लिख दो यहां पर, एटमॉस्फेयर, इस रूम के एटमॉस्फेयर के अंदर कितना परसेंटेज मॉइस्चर कंटेंट फिल है। मींस जब मैं परसेंटेज में बात कर रहा हूं, इसका मतलब है कि जो मॉइस्चर कंटेंट या वाटर वेपर्स है वो कितना भाग इसके वॉल्यूम का ऑक्यूपाई कर रहा है। समझ में आ रहा है। जैसे यहां पर मान लो ये है वॉल्यूम, ये पूरा इसमें, अब मान लो इसमें सिर्फ वाटर वेपर कितनी है, इतनी है। तो अब मैंने यहां पर ये टोटल मान लो 10 था, 10 में से 2 यूनिट वाटर वेपर है, 8 यूनिट खाली भाग है। तो मैं पूछ रहा हूं कि कितना परसेंटेज है ह्यूमिडिटी यहां पर रिलेटिव। तो अगर मैं यहां पर देखूंगा तो 2/10, 2 आउट ऑफ 10 यही तो है। और 2 आउट ऑफ 10 को अगर परसेंटेज में करना है तो 100 से मल्टीप्लाई किया, 100%, तो 20% यहां पर आ गया आंसर कि 20% रिलेटिव ह्यूमिडिटी है इस रूम के अंदर। आ गई बात समझ में। उसके आगे मैंने ये भी लिखा है कि एट फिक्स टेम्परेचर, एट फिक्स और सर्टेन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो यहां पर जो ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, ये वेरी करेगा। अब मुझे एक बात बताओ, मैं आपको अभी मैंने आपको क्या बताया कि कोई एक रूम है, उसका कितना भाग फिल है, परसेंटेज में आपने इसको चेक कर लिया, ये हो गया रिलेटिव ह्यूमिडिटी, है ना। इसका मतलब कहीं कोई वाटर बॉडी के ऊपर अगर आप मेजर कर रहे हो किसी एयर में रिलेटिव ह्यूमिडिटी को, और दूसरी तरफ एक लैंड वाले पार्ट में चेक कर रहे हो रिलेटिव ह्यूमिडिटी को, कहां पर वाटर कंटेंट ज्यादा मिलेगा। समुद्र के ऊपर अगर हम नाप रहे हैं तो समुद्र पे ज्यादा मिलेगा, ओशन पे, है ना। इट मींस रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ ओशन इज ग्रेटर देन रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ कॉन्टिनेंट। ये बात यहां से निकल के आ जाती है। क्या और समझ में आया। रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ ओशन is greater than relative humidity of continent। कैसे, और देख लो यहां पर, सपोज सेम वॉल्यूम हमने यहां पर ले लिया, ठीक है। ओशन सरफेस से लगातार वाटर वेपर वेपराइजेशन के थ्रू यहां पर इस एयर के अंदर वाटर कंटेंट ज्यादा होगा। दिस इज मॉइस्चर, मीन्स वाटर वेपर्स, मॉइस्चर कंटेंट इसमें इतना है, ये एम्प्टी स्पेस है। वाइल कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट पे ज्यादा पानी है ही नहीं, तो एयर में क्या सूखी एयर रहेगी, इसका मतलब यहां थोड़ा सा ही आपको मिलेगा। ये भी मॉइस्चर, मॉइस्चर, ये एम्प्टी स्पेस, और यू कैन से एयर,
यहां पर भी ये क्या है, एयर। इसका मतलब यहां से आपको क्या समझ में आएगा कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ ओशन इसमें ज्यादा है। यहां परसेंटेज हो सकता है कि हो सकता है ये 80% आपको दिखाई दे, 80% एरिया और 80% वॉल्यूम इज फिल्ड बाई मॉइस्चर कंटेंट, while here it is only 20%। तो यहां 80% है, यहां 20% है। इट मींस रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ ओशन विल ऑलवेज ग्रेटर देन रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ कॉन्टिनेंट। याद रहेगा, समझ में आ गया, लिख लो इसको। एनसीईआरटी या किसी बुक में अगर आप इस चैप्टर को पढ़ोगे, पढ़ते पढ़ते बीच में स्किप करने लगोगे, ये इतना ज्यादा टफ बना के उसमें लिखा हुआ है। तो जितने इजी फॉर्म में मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूं, उतना सिंपलेस्ट आपको कहीं और मिलने वाला नहीं है। अब देखो यहां क्या है, अभी मैंने टेम्परेचर रेंज को तो वेरी किया ही नहीं है। राइट नाउ इट इज ओशन वर्सेस कॉन्टिनेंट, ओशन वर्सेस कॉन्टिनेंट। और वहां पर मैं आपने देख लिया है, यहां ज्यादा रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, यहां कम है। नाउ नेक्स्ट थिंग दैट इज टेम्परेचर, क्योंकि मैंने अभी आपको यहां क्या बताया, एट फिक्स और सर्टेन टेम्परेचर ये वेरी करेगी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी कैन वेरी अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर। हाउ? जैसे मान लीजिए ये कैपेसिटी है, मान लो यहां पर टेम्परेचर है, टेम्परेचर इज 10 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। और इस टेम्परेचर के अंदर जो वाटर, इसकी जो कैपेसिटी है ना, वो अभी इतनी है, और इसके अंदर जो वाटर वेपर्स थी वो इसके अंदर पूरी तरीके से फुल हो रखी है, मतलब ये इस तरीके से हो रखी है। अब इसमें आप कोई और एडिशनल वाटर वेपर्स ऐड नहीं कर सकते, ये इसका मॉइस्चर कंटेंट है। वाटर मींस यहां पर अगर आप देखोगे कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी है, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपको यहां मिलेगा 100%। पूरी हवा यहां पर मॉइस्चर कंटेंट की ही भरी हुई है। अब आपने क्या किया, नेक्स्ट टेम्परेचर बढ़ाना स्टार्ट किया। जब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो मींस आपने क्या किया, 20 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया टेम्परेचर। कैपेसिटी ये है, ये इसकी कैपेसिटी है। किसी भी चीज को गर्म करोगे तो वो क्या होगी, फैलेगी ना। इस बोतल के साथ क्या हुआ है, बेचारी के साथ गर्म पानी डाला तो ये एक्सपेंड करने की कोशिश की होगी, इसीलिए इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफॉर्म हो गया है। मींस अब यहां पर जब 20 टेम्परेचर आपने बढ़ाया तो इसकी कैपेसिटी यहां पर बढ़ जाएगी, ठीक है। लेकिन जो वाटर कंटेंट है वो कांस्टेंट है, आपने उसमें कोई चीज नई नहीं डाली है, वो वैसे का वैसे ही है और उतने का उतना ही है। आपने बस क्या किया है, जैसे ये कप है, आपने ये कैपेसिटी है, ठीक। आपने इसको गर्म किया, ये फैलना चालू हो गया, स्प्रेड होना चालू हुआ, और इसके एक्सपेंशन से ये कैपेसिटी इंक्रीज हो गई। लेकिन अब आप यहां देखो, अब यहां पर इतना स्पेस खाली है,
तो यहां रिलेटिव ह्यूमिडिटी अब क्या होगी, बढ़ेगी या कम हो जाएगी, कम होगी। इट मींस यहां अगर आप रिलेटिव ह्यूमिडिटी को देखोगे, रिलेटिव ह्यूमिडिटी यहां मान लो लगभग 60% मान लो, कोई बात नहीं 60% मान लो। फिर तीसरे राउंड में और आ जाओ, अब टेम्परेचर दोबारा से बढ़ा लो। अब मान लो आपने यहां पर 40 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया। 40 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब है कि अब आपने और भी ज्यादा बड़ा कैपेसिटी कर दिया है, ये बहुत ज्यादा एक्सपेंड हो गया, लेकिन स्टिल वाटर कंटेंट आपने कोई प्रोवाइड नहीं किया और वाटर कंटेंट अभी भी उतने का उतना ही है। वाटर कंटेंट इज कांस्टेंट। सो हियर अब यहां पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी और कम हो जाएगी। इट मींस राइट नाउ रिलेटिव ह्यूमिडिटी यहां पर कितनी हो गई, मान के चलो कि भाई 30%। 30% टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। और क्या इंक्रीज हो रहा है, वाटर कंटेंट को अपने अंदर स्टोर करने की कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब इससे क्या चीज समझ में आ जाती है, क्या रिलेशन समझ में आता है कि इफ यू विल इंक्रीज द टेम्परेचर, अगर आप इसको इंक्रीज करोगे देन रिलेटिव ह्यूमिडिटी इट विल डिक्रीज एंड इससे और क्या होगा, वाटर वाटर नहीं बल्कि मॉइस्चर कंटेंट, मॉइस्चर कंटेंट रिटेनिंग पावर और रिटेनिंग कैपेसिटी ये इंक्रीज कर जा रही है। कैपेसिटी इट इज इंक्रीजिंग, टेम्परेचर, इन सब के बीच में ये रिलेशन आपको दिखाई दे रहा है। ये बात समझ में आई। इफ यू आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग एंड मॉइस्चर कंटेंट रिटेनिंग कैपेसिटी इट इज इंक्रीजिंग। ये वॉइड स्पेस जो है ना, दिस एम्प्टी स्पेस इज दैट कैपेसिटी विच कैन होल्ड और रिटेन द कैपेसिटी ह्यूमिडिटी। सिक्कू आ रहा है समझ में? तो इस डायग्राम को बना लो और इस रिलेशन को लिख लो। This is capacity. This is moisture content. ये रिलेशन बिल्कुल
लिख लिया। अब इसमें यह समझो कि जहां पर एट दैट सिचुएशन और इन दैट कंडीशन, जहां पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाती है, उस एयर को बोलते हैं सैचुरेटेड एयर। सैचुरेटेड एयर कहते हो ना कि यार अब माइंड सैचुरेटेड हो चुका है, अब मुझ पे पढ़ा नहीं जा रहा है। माइंड सैचुरेशन मींस अब दिमाग में कुछ नहीं जाएगा, मींस अब इसके अंदर कोई और वाटर कंटेंट आप ऐड नहीं कर सकते। सो सैचुरेटेड एयर, दिस एयर इज कॉल्ड सैचुरेटेड एयर वेयर रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज 100%। अब आपको यह भी समझ में आ रहा है कि जो सैचुरेशन है ना, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और उसकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है ना। जिस टेम्परेचर पे अच्छा ये सैचुरेशन हो रहा है, जिस टेम्परेचर पे ये सैचुरेशन हो रहा है, उस टेम्परेचर को बोलते हैं उसका ड्यू पॉइंट। ड्यू पॉइंट ये भी याद रखना। ड्यू, माउंटेन ड्यू, ड्यू मीन्स होता है, ड्यू मीन्स होता है ओस। अभी सुबह पार्क में जाओ या कहीं पर भी गार्डन अगर आपके यहां हो तो उसमें देखो वाटर ड्रॉप्स, वाटर ड्रॉपलेट्स ओवर द लीव्स ऑफ प्लांट। वो अभी क्या है, मॉर्निंग में आपको मिलेगा, दैट इज ड्यू। रात में जो एयर के अंदर थोड़ा वाटर कंटेंट था, ड्यू टू लेस टेम्परेचर, वहां पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हुई और वो वहां पर जमा हो गया। मीन्स इससे ज्यादा अगर आपने यहाँ पर फिल करना एयर चालू किया, वो वाटर चालू किया यहाँ पे, तो वो वाटर वेपर नहीं रहेगा, यहां से क्या हो जाएगा, अब ये वाटर वेपर्स विल कन्वर्ट इनटू लिक्विड ड्रॉप्स, तो वो ड्यू जमना स्टार्ट हो जाएगा, माउंटेन ड्यू। ठीक है, कि माउंट पे जितनी वो ड्यू जमी थी वो बॉटल में भर के आपको पिलवा दिया गया, दैट इज माउंटेन ड्यू। अब इसका थोड़ा सा एप्लीकेशन भी देखो, समझो कि कैसे क्या है रिलेटिव ह्यूमिडिटी का यूज। अभी आपने एटमॉस्फेयर की वेरियस लेयर्स को पढ़ा, वेरियस लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर कौन कौन सी होती हैं सिक्कू? मॉसो, मेसोस्फीयर, हाँ। तो यहां पर कई सारी लेयर्स हैं। तो अगर ये हमारी अर्थ सरफेस है, दिस इज आवर अर्थ सरफेस, और यहां पर टेम्परेचर मान लो, अभी गर्मियों की भी बात कर लेते हैं। इन दिल्ली टेम्परेचर इज नियर अबाउट 45 डिग्री सेंटीग्रेड, 40 डिग्री सेंटीग्रेड, इतने के आसपास टेम्परेचर। When temperature is 45 degree centigrade, it means the air which is near to the earth's surface will also acquire the same characteristics. It means it will have near about 45 degree centigrade in the air. तभी तो लू चल रही है। तो अगर ऐसा है, it means right now यहां पर जो एयर है, अब देखो इस एयर, कोई भी एयर है, ये गर्म होगी तो ऊपर उठेगी, अलग अलग कंडीशंस हैं, उनको मैं ब्लॉक्स में दिखा देता हूं। ठीक है, ये बिल्कुल अर्थ सरफेस के पास में। इट मींस राइट नाउ टेम्परेचर इज 45 डिग्री सेंटीग्रेड एंड सपोज यहां पर जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, इट इज नियर अबाउट 30%। और आप इस चीज को जानते हो कि इन ट्रोपोस्फियर हाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इट मींस एज द हाइट इंक्रीजेस टेम्परेचर विल डिक्रीज, ऊपर जाएगा टेम्परेचर कम हो जाएगा। मान लीजिए यहां पर आकर टेम्परेचर हो जाता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर ऐसा हुआ है
तो क्या होगा, इसकी कैपेसिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है, कैपेसिटी कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रही है यहां पर। देखो ऊपर, जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं क्या हो रहा है, कैपेसिटी डिक्रीज हो रही है। यहां सबसे बड़ी है, ऊपर धीरे धीरे कम होती जा रही है इस तरीके से। इसका मतलब अगर यहां पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी को कैलकुलेट किया जाएगा तो ये यहां के कंपैरिजन में इंक्रीज हो जाएगी, नियर अबाउट मान के चलते हैं कि भाई 50% हो गया रिलेटिव ह्यूमिडिटी 50%। अब टेम्परेचर, अभी ये और ऊपर जा रहे हैं, टेम्परेचर यहां हो जाता है 10 डिग्री सेंटीग्रेड। राइट नाउ रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है यहां पर वो हो जाती है लगभग 80%। और यहां पर जाकर आपने पढ़ा है कि नियर ट्रोपोपॉज टेम्परेचर इज इन माइनस, माइनस में है, -80 डिग्री सेंटीग्रेड, -18 डिग्री सेंटीग्रेड। मान लो यहां टेम्परेचर हो जा रहा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, जीरो से नहीं, लगभग हम मान के चलो कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड या 5 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहां पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो जाती है 100%। ठीक है, अब ऐसे में क्या होगा, दोज वाटर वेपर्स जो यहां तक पहुंच चुकी हैं वो क्या हो जाएंगी, अब वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होंगी, और उसके कारण वहां पे क्या बन जाएंगे, क्लाउड बनेंगे। ठीक है, क्लाउड फॉर्मेशन हो जाएगी। तो यहां पर क्लाउड फॉर्म हो रहा है, इधर क्लाउड्स बन रहे हैं, दीज आर क्लाउड्स। और अगर ये नीचे से ऊपर उठेगी तो क्या होगा, टेम्परेचर इन -10 डिग्री, these water droplets will convert into solid phase, means now ये जो water droplets हैं क्या हो जाएंगी, ice crystals, and these ice crystals will collide with each other, और कोलिजन से वो फिर टूटेंगे, और धीरे धीरे क्या होता है, एक हाइग्रोस्कोपिक पार्टिकल चाहिए होता है जिसके ऊपर वाटर वेपर्स या वाटर ड्रॉप्स एक्यूमुलेट हो जाए। धीरे धीरे इसके ऊपर लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर क्या बन जाएगा, हेल स्टॉर्म होता है, ओला वृष्टि जिसे कहते हैं, ओला। तो वो जो नीचे गिर रहे हैं ना, वो इसीलिए क्योंकि वाटर ड्रॉप्स और ऊपर गए माइनस में, और इतना बहुत बड़े साइज का वो जॉइंट हो गया, और नीचे आ रहे हैं बहुत तेजी से बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, और उसके कारण वो धीरे धीरे अलग अलग पार्ट में बिक जाएंगे। तो बहुत बड़े बड़े साइज के भी ओले गिरते हैं, क्योंकि वो बारिश से रिलेटेड है ना, यहीं से तो आ रहे हैं, और कहां से हो आएंगे। हाँ, ऐसे नहीं, अभी आप पढ़ोगे आगे, पूरी मैकेनिज्म है। ठीक है, तो यहां पर आप अभी इसको समझो कि ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी का गेम है, कि किस तरीके से यहां पर क्लाउड फॉर्मेशन होता है, और फिर उसके बाद जब रेनिंग समझेंगे तब बाद में बात करेंगे। अभी इस डायग्राम को भी ड्रॉ कर लो। नेक्स्ट इज, नेक्स्ट हेडिंग दैट इज ड्यू पॉइंट। तो अभी आपको बताया है ड्यू पॉइंट, उसकी डेफिनेशन भी लिख लो। ड्यू पॉइंट
ड्यू पॉइंट क्या होता है उसके बारे में लिख। आगे हेडिंग डालो नेक्स्ट। The air containing moisture, the air containing moisture to its full capacity, to its full capacity at a given temperature is said to be saturated, is said to be saturated. Next point, it means that the air at the given temperature, that the air at the given temperature is incapable of holding any additional amount of moisture, any additional amount of moisture at that stage, at that stage. Next point, the temperature at which saturation occurs in a given sample of air, in a given sample of air is called dew point, is called dew point. अब देखो वाटर की 3 स्टेज होती हैं। एक क्या हो गया वाटर, या यहां पर सॉलिड लिक्विड करते हैं तो आइस, आइस, और इधर हो गए वाटर, और यहां पर हो गए स्टीम। आइस से वाटर बन रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? इसे बोलते हैं बेटा मेल्ट करना। आइसक्रीम मेल्ट कर रही है, बोलते हैं। अब वाटर से स्टीम बन रही है तो इसको क्या कहेंगे? अरे बेवकूफ लड़की, वाटर लिक्विड में है खुद, वाटर से स्टीम बनाना है, क्या प्रोसेस यूज होगा? आई एम आस्किंग अबाउट प्रोसेस। हीटिंग, हीटिंग को क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन, इवेपोरेशन। तुम लोगों ने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी ना? कितनी बार मैं बोलूं बताओ? अच्छा, आधे से ज्यादा यहां पर ऐसे इंटेलिजेंट लोग आते हैं जो अपने घर से यहां आ गए हैं मुखर्जी नगर कि हम तो सर अपने रूम पे बैठ के एनसीईआरटी पढ़ेंगे, अपने माँ बाप का पैसा वेस्ट करेंगे 3-4 महीने। अरे घर पे ही बैठ के पढ़ लो। आप लोगों को बताया जा रहा है और उनको हम समझाते हैं कि बेटा एनसीईआरटी जब हम बताएंगे ना उस चैप्टर को साथ साथ पढ़ते चलो, और मैं आप लोगों को बता रहा हूं और आप लोग उसको फॉलो नहीं करते। मतलब ये छोटी सी एक ऐसी जानकारी है जो आपको पता होनी चाहिए, लेकिन आप लोग उसको बिल्कुल सुनते नहीं हो। एक कान से सुनते हो, दूसरे से निकाल देते हो। अब स्टीम से वाटर बनेगी। अगर स्टीम से वाटर बन रहा है तो उसको क्या कहेंगे? इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? कितनी बार मैं बता चुका हूं। ये दिखाता है कि आप लोग कितने तल्लीनता से मुझे सुनते हो। कंडक्शन, क्या है ये? मतलब स्टीम सुना होगा ना कि डिस्टिलरीज जो होती हैं या अल्कोहल वगैरह बनता है, कैसे बनता है?
एक साइड में एक बीकर में वो गर्म हो रहा है, उसकी वाटर वेपर्स को उठा के कलेक्ट कर लिया जाता है, इधर ठंडा करके उसको जमा कर लेते हैं, वो लिक्विड में आ जाता है। इसे बोलते हैं कंडेंसेशन। वाटर से आइस बनेगा, क्या वो बोलते हैं इसको? इसको भी कंडेंसेशन होगा। फिर मतलब क्या रह गया? इस प्रोसेस को बोलते हैं सॉलिडिफाई। सॉलिडिफिकेशन, सॉलिडिफिकेशन। ठीक है। इसके साथ कई बार क्या है कि इतना ज्यादा टेम्परेचर होता है that this ice will directly convert into steam, or this steam will directly convert into ice। तो क्या होगा, किस चीज का क्या नाम दिया जाएगा बताइए? दिस इज दिस प्रोसेस एंड दिस प्रोसेस, बताइए नाम। इसे बोलते हैं सब्लिमेट। ठीक है, सब्लिमेट। और इस प्रोसेस को बोलते हैं हम डिपोजिशन। डिपोजिशन, सब्लिमेट एंड डिपोजिशन। क्या? गौर से नहीं पढ़ा है, कब पढ़ोगी देवी? सारी चीजें दी हुई हैं, उसी को मैं बहुत, मतलब आप जब उसको पढ़ने जाओ, पढ़ो एक बार, कोशिश करो, आपको समझ में आ जाएगा कि कितने इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। थ्री स्टेजेस ऑफ वाटर: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब होगा क्या, किस तरीके से यहां पर सारा प्रोसेस हो रहा है? वाटर का इवेपोरेशन होता है, ड्यू टू हाई टेम्परेचर वाटर इवेपोरेट्स एंड इट कन्वर्ट्स इनटू स्टीम। वो स्टीम है, वाटर वेपर्स है, एंड दी स्टीम। और वहां पर आपको मैंने बताया था क्या होगा, व्हेन एयर इज हीटेड then it will try to expand, and due to expansion its density will decrease, and as the density will decreases it will convect. Convection means ऊपर की ओर उठ रही है, it will be uplifted, and as it going away from the earth surface means height is increasing, temperature will decrease. So during this process, अभी आपने यहां देखा ये ऊपर की ओर जा रही है, टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग, वाटर वेपर्स जो है धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, कंडेंसेशन। टेम्परेचर कम हो रहा है ना, देन कंडेंसेशन, कंडेंसेशन से अगेन स्टीम से क्या बन गया, वाटर, और ऊपर चला गया, वाटर वेपर्स और वाटर ड्रॉपलेट्स विल कन्वर्ट इनटू आइस क्रिस्टल्स। दिस इज कॉल्ड सॉलिडिफिकेशन। कई बार आइस को आप गर्म कर दो, दिस इज कॉल्ड सब्लिमेशन, सब्लिमेट। फ्रॉम स्टीम डायरेक्टली आइस क्रिस्टल्स विल फॉर्म, देन दिस इज कॉल्ड डिपोजिशन। सीधे स्टीम वहां पर जमा हो गई एंड इट इज कॉल्ड डिपोजिशन। ठीक है, तो
ये अलग अलग स्टेजेस हैं इवेपोरेशन, evaporation एंड कंडेंसेशन, evaporation एंड कंडेंसेशन। आगे आप लोगों को जो मेन डीलिंग है जो आपकी मींस इन क्लाइमेटोलॉजी, वो इन्हीं चीजों से संबंधित है, evaporation और कंडेंसेशन से। अब याद रहेगा, हर एक शब्द का एक मीनिंग है। मैंने आपको बहुत बार बताया है कि कोई भी सब्जेक्ट जब पढ़ो, always try to understand the terminologies, like what is conduction, what is convection, what is condensation, what is attrition, what is corrosion, what is corrosion, what is abrasion। ये सभी जो वर्ड्स हैं, क्यों मैं वर्डिंग पे ध्यान देता हूं? अगर मैं शब्द का अर्थ ही नहीं बताऊं तो अर्थ का अनर्थ कर दोगे आप लोग। आपको आपके दिमाग की वोकैब जितनी स्ट्रांग रहेगी, आप उतना ही जो आपका आंसर होगा ना, उसको उतना ही इनरिच करके लिख सकते हो। तो दिमाग में वोकैब कब बढ़ेगी? जब आपको उस शब्द की डेफिनेशन पता होगी। रटना नहीं है, समझना है। हर एक शब्द का यहां पर एक अपना मतलब, और वो मैंने आपको यहां बता दिया है। उसको डेफिनेशन में आपको मैं लिखवाता, 2-3 पेज फुल करवा देता, तो भी आप समझ नहीं पाते। इजी लैंग्वेज में मैंने आपको यहां पर बता दिया, ठीक है। अब हेडिंग डालो कंडेंसेशन। कंडेंसेशन, कंडेंसेशन प्रोसेस होता कैसे है, वो चीज लिखनी है। फर्स्ट पॉइंट, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाटर वेपर, the transformation of water vapor into water is called condensation, is called condensation। Next point, condensation is caused by the loss of heat। Condensation is caused by the loss of heat। Next point, when moist air is cooled, when moist air is cooled, it may reach a level, it may reach a level when its capacity, when its capacity to hold water vapor ceases, to hold water vapor ceases, CEASES, then the excess water vapor, then the excess water vapor condenses into liquid form, condenses into liquid form, next point, if it directly condenses, if it directly condenses into solid form, into solid form, comma, it is known as sublimation, it is known as sublimation। Next point,
In free air, in free air, condensation results from condensation results from cooling around very small particles termed as hygroscopic condensation nuclei. Hygroscopic condensation nuclei. Next point, particles of dust या dust particles comma smoke and salt from the ocean are particularly good nuclei because they absorb water क्या समझ में आया कि जो ये वाटर वेपर्स है ना, इनको एक बेस चाहिए और इस बेस का नाम है हाइग्रोस्कोपिक कंडेंसेशन न्यूक्लियाई, जिसमें क्या क्या आते हैं? डस्ट पार्टिकल्स आते हैं, स्मोक आता है, स्मोक में भी कार्बन पार्टिकल्स ही तो होते हैं, और सॉल्ट। फॉग एंड मिस्ट वो आगे बताऊंगा अभी। तो ये मान लो ये एक बहुत छोटा सा कण होता है, ठीक है, दिस इज द हाइग्रोस्कोपिक कंडेंसेशन न्यूक्लियाई। अब इसके अंदर ये होगा क्या, इसमें वाटर वेपर्स, वाटर जो ड्रॉप्स हैं वो इसके अंदर समा जाएंगी। काफी पार्ट इन्होंने समा लिया और काफी पार्ट को पकड़े हुए, ठीक है। तो एक तरीके से क्या हुआ, इन्होंने अपना एक आधार प्रदान कर दिया जिससे ये जुड़ गए। बेस चाहिए होता है हर एक को खड़ा होने के लिए, बनने के लिए, ठीक है, तो ये बेस प्रोवाइड कर दिया। अब जो पानी की बूंदें बनेगी, जो बारिश की बूंदें होती है ना, वो रेन ड्रॉप्स, उसको आधार किस पे मिल रहा है? एक हाइग्रोस्कोपिक कंडेंसेशन न्यूक्लियाई। कंडेंसेशन के लिए ये भी जरूरी है। अगर ये नहीं है तो वाटर वेपर्स ढूंढती फिरेंगी कहां है मेरा मसीहा जो मुझे वाटर ड्रॉप्स में कन्वर्ट करवाए, तो वो ये मसीहा यही है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, आपने एयर पढ़ी है, एटमॉस्फेयर पढ़ा है, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, क्या क्या होते हैं कंपोजिशन में? हाँ, स्मोक वगैरह ये सब होता है, तो हवा में ऑलरेडी प्रेजेंट है ना। देखो नेक्स्ट पॉइंट, कंडेंसेशन ऑल्सो टेक्स प्लेस when the moist air comes in contact with some colder object and it may also take place when the temperature is close to the dew point, इसका मतलब क्या हुआ कि रात में एक पत्थर के ऊपर जो ड्यू जमा हो रही है, या फिर गाड़ियां बाहर खड़ी हैं,
उनके ऊपर भी जमा हो जाती है ड्यू। क्यों? बिकॉज रात में उनका टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, तो एयर के अंदर जो मॉइस्चर है उसको ठंडी जगह मिल गई, और जैसे ही उसके कांटेक्ट में आया, टेम्परेचर कम है, वहां पर वाटर ड्रॉपलेट्स जमा हो गए। तो ड्यू फॉर्मेशन, कंडेंसेशन यहां से हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, कंडेंसेशन डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ कूलिंग, the amount of cooling and the relative humidity of the air, and the relative humidity of air. Of the air, दो चीजों पे निर्भर कर रहा है कंडेंसेशन। एक तो अमाउंट ऑफ कूलिंग क्या है, कितनी मात्रा में उसका कंडेंसेशन हो रहा है, और उस एयर के अंदर कितनी वाटर वेपर्स है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द मोस्ट फेवरेबल कंडेंसेशन, सॉरी, द मोस्ट फेवरेबल कंडीशन फॉर कंडेंसेशन, द मोस्ट फेवरेबल कंडीशन फॉर कंडेंसेशन is the decrease in air temperature, decrease in air temperature. Next point, after condensation the water vapor of the moisture, the water vapor of the moisture in the atmosphere takes one of the following forms, takes one of the following forms, और डैश लगा के लिखो, ड्यू, कॉमा फ्रॉस्ट, कॉमा फॉग, मिस्ट, क्लाउड्स। ये जो फॉर्मेशन हो रही है, दिस इज बिकॉज ऑफ द कंडेंसेशन। ड्यू मीन्स होती है, हिंदी में भी मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा सा जो ज्यादा शब्द सुने हुए ना आपने, उसको मैं यहां पे लिख रहा हूं। ओस है, तुषार, फॉग कोहरा होता है, मिस्ट कुहासा होता है, और क्लाउड माने हो गए बादल। जो ज्यादा नाम सुना है ना, बस इसलिए मैंने यहां लिख दिया। ओस, तुषार, कोहरा, कुहासा और बादल। नाउ ड्यू, various droplets of water, this is dew. हाँ जी, अभी बताता हूं क्या हुआ, अभी आ नहीं रहा है, कोई बात नहीं। ये हो गया, these are water droplets, water droplets, this is dew। कई बार ये जो ड्यू है ना, ये तो बहुत फायदेमंद है, क्योंकि प्लांट को चाहिए पानी, तो जो पानी चाहिए वो यहां से मिल जाता है उसको। ये है तुषार, फ्रॉस्ट। ये कब बन रहा है? when the dew point is less than and equal to 0 डिग्री सेंटीग्रेड, मीन्स जो फ्रीजिंग पॉइंट आ गया, मीन्स जो एयर में वाटर कंटेंट है वो सीधे पौधों के जो पत्तियां हैं या फिर कोई सरफेस है उस पे आइस क्रिस्टल के रूप में जमा हो जाए, उसे कहते हैं तुषार। मीन्स राइट नाउ दीज आर ice crystals, these are ice,
क्रिस्टल, फ्रॉस्ट बन गया, लिक्विड की जगह सॉलिड फॉर्म। और ये इससे क्या होता है, आपके हाथ पे अगर मैं आइस क्यूब रख दूं, ज्यादा देर तक होल्ड तो नहीं कर सकते। और अच्छा एक चीज और ध्यान देना, जलने में और आइस, एक साइड में हाथ आपका जले, एक साइड में हाथ आपके आइस पे लगे, दोनों में सेम ही लगभग फीलिंग आएगी। आप अंतर नहीं कर सकते कि एकदम से हुआ क्या था। एकदम से अगर टच करा के आपको लाया जाए कि गर्म था बहुत ज्यादा या ठंडा था, सेंसेशन एक्सट्रीम है। और जब एक्सट्रीम सेंसेशन होती है तो इसीलिए आप स्टीम से भी जल जाते हो, और आइस से भी क्या होता है, लकवा वगैरह ये सब चीज मार जाती है। धीरे धीरे जो ग्लेशियर वगैरह पे जो लोग वहां पे रहते हैं हमारे जवान, इतनी ज्यादा ठंडी होती है वहां पे, इतने ग्लेशियर जमा हुआ है ना, सियाचिन ग्लेशियर, जो AK-47 है, आयरन जो उस पे उसका लोहा होगा, उसको भी एक कवर से बंद रखा जाता है। क्योंकि अगर ठंड में, इतनी ज्यादा ठंड है, माइनस में टेम्परेचर है, और किसी आयरन के सरफेस को आप टच कर लो, आपकी जो स्किन है वहीं चिपक जाएगी और फिर वो गलेगी। आप निकालोगे, आपका मांस वगैरह, स्किन वगैरह सब निकल जाएगी। इसीलिए वो AK-47 जो भी उनकी गन है, उसके ऊपर पूरा कवर चढ़ा के रखते हैं, ताकि डायरेक्ट कांटेक्ट ना हो स्किन का उस गन या उस मेटल से। इतना ज्यादा टेम्परेचर वहां पर कम है। तो अगर ऐसा होगा तो फ्रॉस्ट कभी भी एग्रीकल्चर या किसी भी प्लांट के लिए पॉजिटिव तो नहीं है। इट मींस फ्रॉस्ट इज हार्मफुल फॉर कल्टीवेशन, फसल तबाह हो जाती है। इसीलिए किसान क्या करता है कि जहां पर उसके खेत होते हैं और जब बहुत कम टेम्परेचर होता है, दिसंबर लास्ट और जनवरी स्टार्टिंग में, तो वो अपने खेतों में क्या कर देता है, जगह जगह कुछ आग जला देता है। उससे क्या होगा, आसपास टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा। टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वहां पर फ्रॉस्ट जमा नहीं होगा। ठीक है। और इसके साथ साथ वो धुआं भी प्रोड्यूस हो रहा है, स्मोक वो भी बन रहा है। एंड यू ऑलरेडी नो स्मोक इज अ हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियर। इट मींस स्मोक उसको वहां पर ऊपर उठेगा, तो जितना उस खेत के ऊपर की एयर के एटमॉस्फेयर जो भी है, उसमें जितना वाटर कंटेंट है वो उस स्मोक के ऊपर जमा होने लगेगा, और नीचे आने से पहले वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा या कहीं और शिफ्ट हो जाएगा। आगे बात समझ में। देन फॉग एंड मिस्ट। फॉग और मिस्ट की अगर हम बात करें, दोनों एक ही जैसी चीजें हैं, लेकिन मिस्ट में जो विजिबिलिटी है, विजिबिलिटी ऑफ मिस्ट एंड विजिबिलिटी ऑफ फॉग, ये ज्यादा होती है। दूर तक आप देख सकते हो कुहासा, हल्का फुल्का कोहरा पड़ा हुआ है। कई बार आपने देखा होगा ना सर्दियों में कि हल्का फुल्का धुंध जैसी दिखाई दे रही है, कि ठीक है यहां से कम 50-60 मीटर तक तो दिखाई दे रहा है, उसके आगे हम नहीं देख पा रहे, इतना भी घना कोहरा है। बहुत ज्यादा ठंड है, मींस लगभग 2-3 जनवरी के आसपास देखो तो फॉग इतना ज्यादा डेंस होगा कि यहां से 2-3 मीटर के बाद आपको कुछ नहीं दिखाई दे। कभी फील किया है? तो दैट इज फॉग, जहां विजिबिलिटी कम, जहां ज्यादा है दैट इज मिस्ट। एंड क्लाउड्स, तो ये तो ऊपर आप देखते ही हो, ये सभी कैसे बने हैं, कंडेंसेशन से बने। क्लियर?
कल मैंने एक क्वेश्चन दिया था, वो क्वेश्चन लिखा नहीं लिखा? हम्म? बताओ कैसे काम चलेगा? क्यों नहीं लिखा? पूरे दिन बैठ के अपने खिलौने से खेलते रहोगे यहाँ पे, वो लेके चले आए हो यहाँ